हेलो एवरीवन, मैं आनंद आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोगों ने पिछली क्लास में जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। और देखिए, पिछली क्लास में हमने जो बात करी थी वो हमने करी थी इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। किसकी बात करी थी बच्चों? वो हम लोगों ने बात करी थी इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन materials, on resistance of materials, on resistance of material। तो बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात भी कर चुके थे। सबसे पहले हम लोग बात कर चुके थे इफेक्ट ऑन कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में बच्चों हम लोग बात कर चुके थे कि कंडक्टर के रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों देखो, हम लोग अगर बात करें तो रेसिस्टेंस का हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। और बच्चों, रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला ये था, R इज इक्वल टू द एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। यानी कि बच्चों, जो रेसिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के। अब टाउ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? देखो, m मास ऑफ चार्ज कैरियर कांस्टेंट है, l लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, e चार्ज कैरियर कांस्टेंट है। बचा बेटा टाउ का मतलब होता है, आपको पता है, रिलैक्सेशन टाइम। और ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है बच्चों, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अब बात करें कि ये टेम्परेचर पे किस प्रकार से डिपेंड करता है, तो जरा एक बात सुनिएगा बड़े ध्यान से कि मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो इलेक्ट्रॉन बच्चों मूव करते रहते हैं। आप सबको पता है वो मूव करते रहते हैं, ड्रिफ्ट होते रहते हैं। मान लीजिए वो सब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चों, वो सब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं। हमने क्या किया, हमने उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ बच्चों कि वो जो इलेक्ट्रॉन थे, उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो जल्दी जल्दी मूव करने लगेंगे क्योंकि उनको अब हीट एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। जब वो जल्दी जल्दी मूव करने लगेंगे तो बेटा उनके कॉलिजन का जो टाइम है वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जल्दी जल्दी टकराएंगे। जल्दी यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर उस इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर उस इलेक्ट्रॉन से टकराया। तो जो इलेक्ट्रॉन आपस में कॉलिजन कर रहे हैं, उस कॉलिजन का जो टाइम इंटरवल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि पहले जो है 5 सेकंड में टकरा रहा था कोई इलेक्ट्रॉन, अब क्या करेगा, जैसे ही हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो अब क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी टकराने लगेगा। यानी कि वो अब 2 सेकंड में ही टकराएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से। यानी कि टाउ कम होने लगेगा। और बच्चों, अगर टाउ यानी कि टाइम कम होने लगेगा तो बेटा रेसिस्टेंस तो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब टाउ के कम होने से रेसिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है। अब ये तो हमें पता पड़ गया बच्चों कि रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी कि अब हम क्या रिलेशन समझ में आ गया, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर resistance of conductor increases, resistance of conductor increases। ठीक, यानी कि बच्चों जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। कई लोग बेटा क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, कई लोगों से पूछा जाता है कि रेसिस्टेंस और टेम्परेचर में कैसा डिपेंडेंस है। तो सब लोग क्या करते हैं, स्टाव को, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो स्टाव को टेम्परेचर मान के सोच लेते हैं। तो बेटा टाव जो है वो टेम्परेचर नहीं है, ध्यान रखना, वो क्या है, वो रिलैक्सेशन टाइम है ना। अब बात आई कि हमें ये तो पता पड़ गया कि बढ़ जाता है, लेकिन कितना बढ़ जाता है। मान लो अगर मुझसे पूछा जाता है
कि किसी भी कंडक्टर का 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस 10 ओम है, तो बताइए 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है, यानी कि न्यूमेरिकली अगर हमें जानना है कि बढ़कर के कितना हो जाता है, तो उसके लिए बेटा एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कैसे है? वो फॉर्मूला बेटा एक्सपेरिमेंट बेसिस पे है। और वो कैसे है जरा समझेंगे ध्यान से। तो बच्चों मैंने बताया था कि मान लो ये हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक बेटा, इस कंडक्टर का इनिशियल टेम्परेचर है मैंने मान लिया T0 और इस कंडक्टर का इनिशियल रेसिस्टेंस है R0, ठीक। और मैंने इस कंडक्टर को गर्म किया। गर्म करने के बाद में मैंने क्या देखा कि इसका जो टेम्परेचर है बेटा वो हो गया TF, यानी कि फाइनल टेम्परेचर। और बेटा इसका जो रेसिस्टेंस हो गया वो हो गया RF, यानी कि फाइनल रेसिस्टेंस। अब देखो, अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया है तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, और उस चेंज इन टेम्परेचर को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं बेटा डेल्टा T से। किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं? डेल्टा T से। और डेल्टा T की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? डेल्टा T की वैल्यू हो जाएगी TF माइनस T0, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब देखो बेटा, टेम्परेचर के चेंज होने से रेसिस्टेंस में भी चेंज हुआ है, और रेसिस्टेंस में जो चेंज हुआ है उस रेसिस्टेंस के चेंज को बेटा मैं डिनोट कर देता हूं डेल्टा R से। तो डेल्टा R क्या हो जाएगा बेटा? RF माइनस R0, यानी कि फाइनल रेसिस्टेंस माइनस इनिशियल रेसिस्टेंस। अब बेटा जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो टेम्परेचर हमने बढ़ाया, और उस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जब हमने रेसिस्टेंस को मेजर किया, तो कई सारे हमने एक्सपेरिमेंट किए। तो उन सब एक्सपेरिमेंट से हमें दो बातें निकल के आई हमारे सामने। बेटा कौन सी दो इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो निकल के आई कि जो डेल्टा R होता है, डेल्टा R का मतलब जो चेंज इन रेसिस्टेंस होता है, वो चेंज इन रेसिस्टेंस बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा T के। इसका मतलब डेल्टा T का मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा R का मतलब क्या है? चेंज इन रेसिस्टेंस। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर चेंज करते हैं उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस में भी चेंज होता है। इसका मतलब मान लो हमने एक कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया, और उसी कंडक्टर का मैंने टेम्परेचर एक बार 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया, यानी कि आज मैंने किया 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज, कल किया मैंने 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज। तो बेटा जो रेसिस्टेंस चेंज होगा, जो चेंज इन रेसिस्टेंस होगा, वो 50 डिग्री सेल्सियस वाले केस में ज़्यादा होगा। इसका मतलब बेटा कि जो डेल्टा R होता है, यानी कि चेंज इन रेसिस्टेंस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। ये पहली बात निकल के आ गई क्वेश्चन नंबर 1 में। अब बेटा दूसरी बात जो निकल के आई, वो दूसरी बात बेटा ये निकल के आई कि जो चेंज इन रेसिस्टेंस होता है, यानी कि जो डेल्टा R होता है, ये जो डेल्टा R होता है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R0 के। R0 का मतलब है बेटा, ये जो R0 है ये इनिशियल रेसिस्टेंस है। इसका मतलब डेल्टा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेसिस्टेंस, यानी कि इनिशियल रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो चेंज इन रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और अगर इनिशियल रेसिस्टेंस कम है तो चेंज इन रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। यानी कि मान लो हमारे पास एक रेसिस्टेंस है 5 ओम का, दूसरा रेसिस्टेंस है बेटा 10 ओम का। हमने उन दोनों को गर्म किया, और गर्म करने पे मैंने कितना टेम्परेचर बढ़ाया? मान लो दोनों का टेम्परेचर सेम बढ़ाया 10 डिग्री सेल्सियस। तो किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा? बच्चों 10 ओम वाले का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया एक्सपेरिमेंट से। इसका मतलब डेल्टा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। और जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो बेटा इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमको ये पता लग गया कि ये जो डेल्टा R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R0 इंटू डेल्टा T के। अब बच्चों हमें इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है, तो हमने क्या किया? डेल्टा R इसके साइन को हटा के इक्वल का साइन लगा दिया। बेटा एक कांस्टेंट और लगाना होता है, और उस कांस्टेंट को मैं रेड कलर के पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और बेटा वो कांस्टेंट रहेगा क्या? अल्फा।
याद रखना, ये जो पहले अल्फा जैसा साइन है वो अल्फा नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, लेकिन अब जो साइन आ रहा है वो आ रहा है अल्फा का, यानी कि अब हमने कांस्टेंट जो लगाया है वो है अल्फा, अल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। ठीक, तो ये बन गया बेटा हमारे पास फॉर्मूला डेल्टा आर का। ठीक, और यहां से अल्फा क्या होता है सबसे पहले तो बच्चों बेटा यहां से अल्फा होता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। और बेटा इसकी वैल्यू हर क्वेश्चन में हमें दी जाती है कि कॉपर का रेसिस्टेंस है, उसका थर्मल कोफिशिएंट इतना है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेसिस्टेंस इतना है तो बताइए 50 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। और बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, काफ़ी पूछा जाता है, और साथ साथ बेटा बोर्ड में भी ये काफ़ी पूछा जाता है। तो बच्चों अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग थोड़े अच्छे तरीके से तो नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन हम लोगों ने रफली ये सब चीज़ें जान ली थी, यहाँ तक हम लोगों ने बात जान ली थी। अब बेटा यहाँ से हम फिर से आगे चल रहे हैं, अब हम आगे यहाँ से चल रहे हैं। आप लोग यहाँ तक तो नोट कर लीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर भी लिया होगा क्लास में। तो देखो अब हम लोग चलते हैं बेटा आगे, और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसी को ले चलते हैं। अब देखिए तो बच्चों हमारा जो फॉर्मूला बना है वो ये बना है, डेल्टा आर इज इक्वल टू द अल्फा इंटू आर नॉट इंटू डेल्टा टी। तो बच्चों हम लोगों ने डेल्टा आर की वैल्यू रखी। बेटा डेल्टा आर की वैल्यू क्या है? डेल्टा आर की वैल्यू है आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू द अल्फा इंटू आर नॉट इंटू डेल्टा टी। तो बेटा ध्यान रखना, कई किताबों में, कई बुक्स में आर नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं आर वन से, यानी कि इनिशियल रेसिस्टेंस को आर वन से बोलते हैं, और बेटा आर एफ को रिप्रेजेंट करते हैं आर टू से, यानी कि फाइनल रेसिस्टेंस से। लेकिन मैं एफ और नॉट से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो, एफ का मतलब फाइनल होता है। तो हम आर नॉट को ले गए बेटा इधर, तो आर एफ इज इक्वल टू द, आर नॉट जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ठीक, तो बेटा ये हो गया आर एफ इज इक्वल टू द, यहां से हमने आर नॉट ले लिया कॉमन, ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। और बेटा ये बन गया फाइनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। ये हमारे पास हम लोगों ने क्वांटिफाई कर लिया कि अगर किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो उसका रेसिस्टेंस कितना हो जाता है, ये हम लोगों ने क्वांटिफाई कर लिया। ठीक, अब बात आई कि अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो अल्फा की वैल्यू बेटा कैसे निकालेंगे? तो देखिए अल्फा का भी फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा बेटा? डेल्टा आर का फॉर्मूला है, डेल्टा आर बराबर, डेल्टा आर का हमारे पास फॉर्मूला है, डेल्टा आर इज इक्वल टू द अल्फा इंटू आर नॉट इंटू डेल्टा टी। तो बेटा हम अल्फा का जब फॉर्मूला बनाएंगे तो देखो यहां से अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर नॉट, डेल्टा आर अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी। ये बन गया बेटा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी कि अल्फा का फॉर्मूला। अगर बेटा अल्फा की यहां से ऐसा यूनिट निकाली जाती है तो अल्फा की यहां से ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जरा देखना। अल्फा बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा डेल्टा आर अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी। तो बेटा डेल्टा आर की तो यूनिट हो गई ओम, अपॉन आर नॉट की यूनिट हो गई बेटा ओम, और डेल्टा टी की हो गई बेटा सेल्सियस या फिर केल्विन, है ना। तो देखो ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा तुम्हारा या तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स,
या फिर बेटा इसको हम लोग बोल सकते हैं केल्विन इनवर्स। तो इसकी एसआई यूनिट बेटा क्या होती है, अल्फा की एसआई यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये होती है इसकी डेफिनेशन। ठीक, अब बात आई कि बेटा अगर इसको डिफाइन करना हो, यानी कि अगर अल्फा को यानी कि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस को अगर डिफाइन करना हो तो डिफाइन कैसे किया जाएगा, तो इसकी डेफिनेशन भी बेटा हम लोग देख लेंगे। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। ठीक, डेफिनेशन के बारे में बात करें तो बेटा फिर से अल्फा का फॉर्मूला काम में लेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी। इसका फॉर्मूला ही इसकी डेफिनेशन को बेटा बताएगा आपको, आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। तो बेटा इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है बेटा, और ये जो कंडक्टर है बेटा, इस कंडक्टर का इनिशियल रेसिस्टेंस है कितना, 1 ओम। यानी कि इस कंडक्टर का मैंने इनिशियल रेसिस्टेंस ले लिया कि इस कंडक्टर का इनिशियल रेसिस्टेंस 1 ओम है, तो इसका रेसिस्टेंस मैंने 1 ओम मान लिया इनिशियल रेसिस्टेंस, ठीक। और बेटा मैंने इसको गर्म करना स्टार्ट किया। अब गर्म कैसे किया, सुनिए जरा ध्यान से। मैंने मान लिया कि इसका इनिशियल टेम्परेचर है T, और बेटा गर्म करने के बाद इसका टेम्परेचर हो गया T+1, मान लिया बेटा। इसका मतलब कि बच्चों डेल्टा T की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, T+1 माइनस T, यानी कि डेल्टा T की वैल्यू हो जाएगी 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री केल्विन, ठीक है बेटा। एक बात ध्यान रखना मेरी, कई बच्चे ये देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस को 1 डिग्री केल्विन कैसे लिख दिया। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी को यानी कि चेंज इन टेम्परेचर को आप चाहे सेल्सियस में लिख लो चाहे केल्विन में लिख लो, एक ही वैल्यू आएगी, कुछ भी अलग नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ब्लू कलर से मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, 50 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस। बेटा 50 डिग्री सेल्सियस को क्या लिख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है इसको हम लोग लिख सकते हैं 323, क्योंकि 273 प्लस करना पड़ता है, तो 323 केल्विन 50 डिग्री सेल्सियस को लिख सकते हैं, और 60 डिग्री सेल्सियस को लिख सकते हैं 333 केल्विन। तो बेटा देखो जरा डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 60 में से 50 माइनस किया तो 10 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर 333 में से और 323 माइनस करेंगे तब भी बेटा कितना आएगा, 10 केल्विन। यानी कि डेल्टा टी जो होता है, चाहे उसको सेल्सियस में लिखो चाहे बेटा उसको केल्विन में लिखो, बात एक ही होती है, कोई भी अंतर नहीं होता है। तो बेटा ये जो हम लोगों ने डेल्टा टी की वैल्यू आपके सामने लिखी है बच्चों, इस डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 डिग्री सेल्सियस हो गई या 1 केल्विन हो गई। तो देखो हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू निकाली, तो बेटा अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा ही हुआ है, तो अल्फा इज इक्वल टू द डेल्टा आर अपॉन, अगर हम लोग बात करें आर नॉट की, तो बेटा आर नॉट कितना है, आर नॉट है 1 इंटू डेल्टा टी भी कितना है, डेल्टा टी भी कितना है 1, तो अल्फा की वैल्यू बेटा काय के बराबर आ गई, डेल्टा आर के बराबर। तो बेटा यहां से इसकी बन जाती है डेफिनेशन। अब यहां से इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, तो बेटा इसकी डेफिनेशन जो है वो इसकी डेफिनेशन बनती है कि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है किसके, चेंज इन रेसिस्टेंस के। किसके बराबर होता है, चेंज इन रेसिस्टेंस के। लेकिन कब, लेकिन वो तब होता है जब किसी भी, जब उस कंडक्टर का
इनिशियल रेसिस्टेंस 1 हो, यानी कि जब उस कंडक्टर का इनिशियल रेसिस्टेंस 1 हो और उस कंडक्टर में जो टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है या फिर टेम्परेचर में जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन हुआ है। दोबारा से इंग्लिश में आप लोग सुन लेंगे, इंग्लिश में आप लोग सुनेंगे, फिर मैं धीरे धीरे एक बार बोल दूंगा, आप लोग पॉज करके नोट्स बना लेंगे। एक बार मैं जल्दी से बोल देता हूं, सुनना। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चेंज इन रेसिस्टेंस when initial resistance of this conductor is taken as unit ohm or 1 ohm and the increase in the temperature of this conductor is 1 degree Celsius or 1 Kelvin। तो बेटा अब लोग आप लोग बड़े आराम से नोट कर लीजिएगा, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना। Thermal coefficient of resistance is numerically equal to the change in resistance of the conductor when initial resistance of this conductor is 1 ohm and increase in the temperature of the conductor is 1 सेल्सियस और 1 केल्विन। ये हो गई आपकी थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस की बेटा डेफिनेशन। आप सब लोग इस कैलकुलेशन को भी नोट कर लीजिएगा, डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दी है, ठीक है जी। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए आगे कि जो तुम्हारा अल्फ़ा होता है, तो बेटा ध्यान रखना अल्फ़ा की वैल्यू, ये जो तुम्हारा अल्फ़ा होता है अल्फ़ा फॉर मेटल, अल्फ़ा फॉर मेटल, तो बेटा ये मेटल के लिए, ये जो तुम्हारे मेटल होते हैं इसके लिए अल्फ़ा होता है बेटा पॉजिटिव, ठीक है बेटा। अल्फ़ा जो होता है मेटल के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और अल्फ़ा जो है इंसुलेटर के लिए, ये जो तुम्हारे इंसुलेटर होते हैं या नॉन मेटल जो होते हैं वो भी इंसुलेटरी कहे जाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, नॉन मेटल की खासियत होती है, ठीक है। तो इंसुलेटर के लिए कैसा होता है बेटा, ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और अलॉय की बात करें, अल्फ़ा फॉर अलॉय कितना होता है बेटा, करीबन करीबन ये होता है 0, यानी कि जो अल्फ़ा होता है अलॉयस का वो करीबन करीबन 0 होता है, 0 के बहुत नज़दीक होता है, यानी कि 0 मान लिया जाता है। तो ये वाली बात आप लोग एक इम्पोर्टेंट नोट में डाल दीजिएगा कि जो मेटल के लिए अल्फ़ा होता है वो पॉजिटिव होता है और बेटा इंसुलेटर की जो अल्फ़ा होता है वो नेगेटिव होता है, और अलॉय के लिए जो अल्फ़ा होता है बेटा वो होता है 0। तो ये बात आप लोग अपने इम्पोर्टेंट नोट में डाल दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बेटा, अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि कंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं कि अलॉयस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ अलॉयस, ठीक है। तो बेटा ये तो हो गई केवल और केवल कंडक्टर की बात या फिर मेटल्स की बात, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं कि अलॉयस पे, यानी कि सेकंड जो इफेक्ट हमें पढ़ना है टेम्परेचर का, इफेक्ट ऑन एलॉयज, ठीक है भाई। अलॉयज क्या होते हैं वो आप लोगों को पता ही है, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल को मिला के जो बनता है बेटा उसको अलॉय बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अलॉय हैं और अलॉय के बारे में हमें पढ़ना है कि अगर अलॉय के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो उनके रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा। तो आप लोग जरा देखिएगा बड़े ही ध्यान से। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि अलॉयज के लिए, यानी कि फॉर अलॉयज अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, यानी कि अलॉयज के लिए जो अल्फ़ा होता है वो करीबन करीबन यानी कि इक्विवेलेंट टू 0 के आसपास होता है। क्लियरली एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, लेकिन 0 के बहुत आसपास होता है, इसलिए उसको 0 ले लिया जाता है। तो बेटा अलॉय के लिए अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, ठीक है।
अब हमें ये देखना है कि बेटा रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर नॉट इंटू डेल्टा टी। तो अगर हम लोग बात करें तो बेटा अल्फा की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू द 0 इंटू आर नॉट डेल्टा टी। तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे आर नॉट डेल्टा टी में, तो बेटा डेल्टा आर बराबर हो जाएगा 0 के, किसके? 0 के। और डेल्टा आर 0 होने का मतलब है कि आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो हालांकि ये इक्वल नहीं होता, ये होता है इक्विवेलेंट, करीबन करीबन 0 के इक्वल। डेल्टा आर भी करीबन करीबन 0 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि जो अल्फा होता है वो 0 के आसपास होता है, आर नॉट को हम उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो आर एफ इज इक्विवेलेंट टू आर नॉट, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर भी जो फाइनल रेसिस्टेंस होता है अलॉय का, वो उसके इनिशियल रेसिस्टेंस के ही आसपास होता है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, बिल्कुल मामूली सा, जिसको हम लोग महसूस भी नहीं कर सकते, इतना इंक्रीज होता है। लेकिन जो है दोनों करीबन करीबन बराबर रहते हैं, दोनों एक दूसरे के आसपास ही होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि जब अलॉयस को गर्म किया जाता है, यानी कि जब अलॉयस का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तो बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उनकी रेसिस्टेंस में किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और यहीं से बेटा आपका एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है 1 नंबर में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कि लेबोरेटरी के जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं वो अलॉयस के बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? यानी कि जो लेबोरेटरी में हमारा रेसिस्टेंस बॉक्स होता है, उसमें 5 ओम का रेसिस्टेंस, 10 ओम का रेसिस्टेंस, 20 ओम का रेसिस्टेंस हमेशा अलॉय का बनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि उसको अलॉय का ही बनाया जाता है? तो बेटा इसका कारण है कि देखो हमारी इंडिया में सर्दी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है, यानी कि हर जगह पर टेम्परेचर में चेंज होता है, कभी कहीं पर सर्दी पड़ी, कभी कहीं पर गर्मी पड़ी। तो मान लो अगर हमने अलॉय का ना बना के अगर हमने मेटल का बना दिया, तो सर्दी में उसका रेसिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, गर्मी में उसका रेसिस्टेंस कुछ और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा मेटल जो होते हैं उनका जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन अलॉय का रेसिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा। देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अलॉयस के रेसिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए बेटा जो हमारे लेबोरेटरी के जो रेसिस्टेंस होते हैं वो हमेशा किसके बनाए जाते हैं? वो हमेशा अलॉयस के बनाए जाते हैं। तो मैं बेटा यहाँ पर लिख देता हूँ एज रेसिस्टेंस ऑफ अलॉय, resistance of alloys does not varies with temperature, does not vary with temperature, so all the resistance of laboratory, all the resistance of lab या फिर laboratory are made up of alloys, क्योंकि उनका चाहे यूज आप फिर सर्दी में कर लो चाहे गर्मी में कर लो, उनकी रेसिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो देखो ये हो गया अपना इफेक्ट किस पे? ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द अलॉयज या फिर ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ अलॉयज। अब हम तीसरा इफेक्ट जो पढ़ते हैं बेटा, तीसरा जो इफेक्ट है वो हम पढ़ते हैं कि लिक्विड के रेसिस्टेंस पर। लिक्विड को फिजिक्स में क्या बोलेंगे बेटा? लिक्विड तो नहीं बोलेंगे, तो फिजिक्स में जो लिक्विड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बेटा, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो अब हम तीसरा इफेक्ट पढ़ते हैं बेटा, इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट।
ठीक है भाई। अच्छा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो अच्छा, ये पिछला जो है वो मैंने लिख दिया था नीचे कि टेम्परेचर पे कोई टेम्परेचर का कोई भी जो अभी हमने पढ़ा था पिछला इफेक्ट ऑन द अलॉयज, वो हमने पढ़ा था, वो मैंने नीचे लिख दिया था कि अलॉयज पर इफ रेसिस्टेंस ऑफ अलॉयज डज नॉट वेरी विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम पढ़ते हैं अलॉयज का। तो अलॉयज का देखो मैं पहले ही लिख देता हूँ, फिर रीजन बाद में बताऊँगा तुम्हें इसी तुरंत लिखने के बाद, कि जो इलेक्ट्रोलाइट का रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट decreases with increase in the temperature, increase in the temperature। ऐसा क्यों होता है, ठीक, कि रेसिस्टेंस डिक्रीज क्यों करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, ठीक, तो वो हम देखते हैं बच्चों, ठीक। तो वो हमने कैसे देखा, तो देखो एक दिन मैंने आपको रेसिस्टेंस जब बताया था तो मैंने आपको बताया था कि रेसिस्टेंस क्या होता है। अगर आपको नहीं देखा है, आप लोगों ने नहीं जाना है कि रेसिस्टेंस कैसे पैदा होता है, तो आप लोग जा कर के जो क्लास 10th है उसमें की प्लेलिस्ट में मैंने जो रेसिस्टेंस वहाँ पर पढ़ाया हुआ है, उस रेसिस्टेंस के बारे में आप जान सकते हैं कि रेसिस्टेंस कैसे पैदा होता है। तो देखो बेटा, रेसिस्टेंस कैसे पैदा होता है, मैं फिर से रफली आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो मटेरियल जो जिस मटेरियल में जिस कंडक्टर में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज कैरियर, वो उस मटेरियल के एटम से टकराते हैं और टकराने पर बेटा वो रुक जाते हैं, यानी कि उनके जो फ्लो है उसमें रुकावट आती है। इसी रुकावट से बेटा क्या पैदा होता है, रेसिस्टेंस। यानी कि अगर चार्ज ज़्यादा टकराते हैं, यानी कि अगर उनके रास्ते में ज़्यादा रुकावट पैदा होती है तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर उनके रास्ते में कम रुकावट पैदा होती है तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो बेटा ज़रा समझेंगे ध्यान से, मैंने मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, उस इलेक्ट्रोलाइट के जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इतने यहाँ ऐसे हैं, कुछ इस प्रकार से एक दूसरे के पास पास हैं, इस तरीके से, ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल ऐसे नीचे नीचे बिल्कुल आप बना लीजिएगा, ठीक। बेटा हमने इसको क्या किया, हमने इसको गर्म करना स्टार्ट किया, फ्लेम, हमने इसको गर्म करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर बढ़ाया। तो बेटा देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से आप लोगों को पता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो बेटा स्पेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा जो लिक्विड, हमें पता है जब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के कारण वो भागने लगते हैं, इधर उधर दूर भागने लगते हैं, और जब कोई चीज़ दूर दूर भागेगी तो बेटा उनके बीच का जो स्पेस है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो बेटा कम हो जाएगा। यानी कि अब ये मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हो जाएंगे ऐसे करके। और बेटा अगर मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे तो बेटा हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो रेड कलर का इलेक्ट्रॉन है, वो बेटा आसानी से मूव कर सकता है, उसके रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि अब उसको मूव करने के लिए स्पेस ज़्यादा मिल गया है। इसीलिए जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, और उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से हमारा जो आयन होता है, आयन, इलेक्ट्रॉन नहीं, माफ़ कीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर होते हैं आयन। तो जो आयन्स होते हैं वो आसानी से मूव करते हैं, वो किसी भी चीज़ से टकराते नहीं हैं, और जब वो किसी भी चीज़ से नहीं टकराते हैं तो बेटा क्या होता है, वो आसानी से फ्लो करते हैं और रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट का जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के बढ़ने पर रेसिस्टेंस कम हो जाता है। इसका रीज़न क्या है बेटा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बिकॉज इफ
टेम्परेचर इंक्रीजेज, बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज करता हूं, टेम्परेचर इंक्रीजेज देन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज, यानी कि टेम्परेचर को ज़्यादा करने से इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी बढ़ जाती है, कॉमा एंड, या फिर कॉमा को हटाइए एंड लगाइए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता है और इंटरमॉलिक्यूलर बढ़ने से क्या होता है, बाई विच आयंस कैन easily मूव इन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, आयंस कैन इजीली मूव इन इलेक्ट्रोलाइट विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, बिना किसी बाधा के आसानी से मूव करता है, एंड रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, हेंस रेसिस्टेंस डिक्रीजेस, रेसिस्टेंस क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रोलाइट पर इफेक्ट, ठीक है जी। तो बच्चों आप लोग यहाँ तक के नोट्स बनाइएगा, इससे आगे हम लोग जब बात करेंगे बेटा, तो इससे आगे हम लोग बात करेंगे कल, या तो ऑनलाइन क्लास में या फिर ऑफलाइन क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तब, ठीक है बच्चों। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, आप बेफिक्र होके पढ़ते रहिए, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।